हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे सेकंड शिफ्ट में हुए यूजीसी नेट एग्जाम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे हैं। अगर आपका आज एग्जाम था तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चंस के और टॉपिक के आपको आंसर कर पाऊँ, बिकॉज हो सकता है कि फ्यूचर में, जो कि होता ही है, टॉपिक जो है वो बार बार रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बट टॉपिक रिपीट होते हैं। और अगर टॉपिक रिपीट होगा तो डेफिनेटली आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो गाइस जो क्वेश्चन था वो सैम्पलिंग पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और सैम्पलिंग में 2-3 क्वेश्चन पूछे गए। मैंने सैम्पलिंग पे आपको क्लास दी हुई है, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग मैंने आपको बताए हुए हैं, यूट्यूब पर ही मैंने क्लास ली हुई है। तो अभी तक आपने नहीं देखी तो देख लेना, सिंपली सर्च करना यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना सैम्पलिंग। ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो वीडियो आ जाएगी, उसको देखेंगे तो आप सैम्पलिंग मेथड जितने भी होते हैं सारे के सारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपके। फिशबॉल सैम्पलिंग पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो फिशबॉल सैम्पलिंग क्या होती है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि बाउल होता है, उस बाउल में हम लोग पर्चियां डाल देते हैं और उससे उसको रैंडम तरीके से निकाला जाता है। तो गाइस जो फिशबॉल सैम्पलिंग होती है रैंडम सैम्पलिंग का एक पार्ट है, उसी को कहा जाता है। So if the total population is small, each element can be numbered using separate slip of paper and put into a fish ball or container and shuffled, and each slip is randomly picked out by one। मतलब रैंडम तरीके से उसको हम निकालते हैं। तो ये जो है सिंपल तरीके से एक रैंडम सैम्पलिंग का ही एक तरीका है और इसी को फिश बॉल सैम्पलिंग के नाम से जानते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। प्लेजरिज्म से क्वेश्चन पूछा गया था गाइस, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। आई थिंक प्लेजरिज्म का जो सर्टिफिकेट होता है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। वैसे लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था, लास्ट जो सेशन था एग्जाम यूजीसी नेट का, उसमें तो लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया था कि लेवल 1 में कितना आता है, लेवल 2 में कितना आता है, बट इस बार प्लेजरिज्म के सर्टिफिकेट से पूछ लिया है क्वेश्चन। बट कोई बात नहीं, मैं आपको लेवल दोबारा समझा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि अपकमिंग सेशन में, अपकमिंग एग्जाम में आपसे प्लेजरिज्म के जो लेवल है पूछ लिए जाए। यूजीसी की जो एंटी प्लेजरिज्म पॉलिसी है वो 10% तक अलाउ करती है सिमिलैरिटी के। 10% तक सिमिलैरिटी है तो अलाउ किया जाएगा। लेवल 1 जो होता है विद कंटेंट सिमिलैरिटी अबव 10%। लेवल 1 जो है 10% से ज्यादा अगर हो गया तो लेवल 1 में आ जाता है वो, और 0 से 10% जो है वो लेवल 0 रहता है, इसको 0 लेवल कहते हैं। फिर लेवल 1 आता है, फिर लेवल 2, लेवल 3, इस तरीके से आगे बढ़ता रहता है। तो ये है, अगर आपका 10% से ज्यादा सिमिलैरिटी पाई जाती है तो फिर उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट को विड्रॉ कर लिया जाएगा, उसको पब्लिश नहीं किया जाएगा और उसको पब्लिकेशन के लिए 1 ईयर के लिए बैन भी कर दिया जाएगा। अगर 10% से ज्यादा हो जाती है प्लेजरिज्म, तो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं साहित्यिक चोरी। 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर यहाँ पर मैंने लेवल डाल दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर याद कर लो अभी कि यहाँ पर यूजीसी के अकॉर्डिंग 4 लेवल हैं। लेवल 0 से स्टार्ट होता है, लेवल 0, फिर लेवल 1, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3, इस तरीके से है। तो आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 टोटल 4 लेवल हो गए, क्योंकि लेवल 0 से स्टार्ट हुआ था इसलिए लेवल 3 तक ही पहुंच पाए हम। यहाँ पर लेवल 0 जो होता है वो 0 से 10% तक होता है। लेवल 1 10 से 40% होता है। लेवल 2 40 से 60%, 60% तक, और लेवल 3 में 60% से ज्यादा। तो ये लेवल आपको याद रखने, ये एग्जाम की पर्पज से इंपॉर्टेंट है। अगर 10% तक सिमिलैरिटीज है, मतलब लेवल 0 है आपका, तो फिर कोई पेनल्टी नहीं लगती है और आप इजीली पब्लिश कर पाएंगे अपना पब्लिकेशन। लेवल 1 में अगर आप आ गए तो विड्रॉ कर लिया जाएगा, आपको पब्लिश नहीं करने दिया जाएगा। लेवल 2 में आ गए तो फिर पनिशमेंट भी दी जाती है, लेवल 3 में भी पनिशमेंट दी जाती है। मतलब आप पब्लिश तो कर ही नहीं सकते, प्लस सुपरवाइजर को भी पनिशमेंट मिलती है, स्टूडेंट्स पे पब्लिश नहीं कर सकता कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन पूछा गया था गाइस नंबर सीरीज के ऊपर। नंबर सीरीज का थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ गया था, क्योंकि आप देखेंगे आप जो नंबर है वो बढ़ते क्रम में है, मतलब नंबर जो है बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में या तो मल्टीप्लीकेशन होता है फिर एडिशन होता है, लेकिन ना तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ना एडिशन है, कुछ अलग ही यहाँ पर तिगड़न चल रही है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी टाइम लगा, और स्टूडेंट्स ने जो बताया मुझे क्वेश्चन, वो इस क्वेश्चन को, मतलब ये लगा लो कि मुझे खुद इस सॉल्व करने में 10-15 मिनट लग गए, जबकि वहां पर तो आपको विद इन 1 मिनट के अंदर ही करना पड़ता है क्वेश्चन को। तो ये है, काफी सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन छोड़ के भी आए होंगे ये वाला, या मतलब छोड़ के तो नहीं, तुक्का लगा के आए होंगे। इसमें ये गाइस था कि जो 3 यहाँ पर है पहला डिजिट वो बन रहा है 1 का क्यूब, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 1 की पावर 1, इस तरीके से यहाँ पे 3 बनाया गया है। तो अगर देखेंगे 1 की पावर क्यूब तो 1 ही रहेगा, फिर 1 का पावर स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 का पावर 1 तो 1 ही रहेगा, इसका मतलब यहाँ पे 3 हो गया। फिर जो 14 है वो कैसे बना, वो बना 2 की पावर क्यूब, फिर यहाँ पर 2 की पावर स्क्वायर, फिर 2 की पावर 1, इस तरीके से यहाँ पर हुआ है। तो 2 की पावर क्यूब मतलब 8 हो गया, ये 2 2 जा 4 कितना हो गया, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और फिर 2 की पावर 1 तो 2 ही हो गया। तो ये 8 4 12 2 14, 14 हो गया, नेक्स्ट नंबर आ गया। ऐसे 39 का था, 39 में क्या होगा, फिर यहाँ पर हमने
जो नंबर यूज किया है यहाँ पर, फर्स्ट यूज किया, फिर सेकंड यूज किया, क्या यूज करेंगे, थर्ड यूज करेंगे, तो 3 की पावर 3, फिर 3 की पावर 2, फिर 3 की पावर 1, इस तरीके से फिर नंबर आ जाएगा 39। फिर ऐसे 84 आएगा, 84 कैसे आएगा, 4 की पावर क्यूब, फिर 4 की पावर स्क्वायर, फिर 4 की पावर 1, तो 4 4 जा कितना होता है, 16, 16 चौके 64, 64 हो गया, फिर 4 4 जा 16 और 1, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, ये हो गया 6 4 10, और यहाँ पर ये 4 है, क्योंकि यहाँ पर 4 की पावर 1 है ना, ये 4 की पावर 1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा टोटल यहाँ पर। हाँ 84 इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा, वो होगा 5 का क्यूब, फिर 5 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद 5 की पावर 1, इस तरीके से हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 155, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 155। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है, और मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब कोई क्वेश्चन आपका ज्यादा टाइम लेने लग जाए तो आगे बढ़ जाओ, उस क्वेश्चन को ज्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि फिर टाइम कम पड़ जाता है, आती हुई चीजें भी हमारी रह जाती हैं। क्वेश्चन था पॉजिटिविज्म के ऊपर, क्वेश्चन पूछा हुआ था, वाटर पोल्यूशन फ्लोराइड से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो गाइस फ्लोराइड क्या होता है, कहाँ मिलता है फ्लोराइड, कैसे वाटर को पॉल्यूट कर देता है। तो ये फ्लोराइड है, इज ए केमिकल एलिमेंट that is found most frequently in groundwater and has become one of the most important toxicological environmental hazard globally. The occurrence of fluoride in groundwater is due to the weathering and leaching of fluoride bearing emitters from rocks and sediments. तो गाइस ये जो वाटर, जो ग्राउंड वाटर होता है जिसको हम निकाल के पानी पीते हैं ना, आप गाँव में जाएंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे हैंड पंप लगे होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, ग्राउंड वाटर को निकाल करके पिया जाता है। अब इस ग्राउंड वाटर में जो है फ्लोराइड अगर मिल गया गलती से, इस तरह का जो केमिकल है वहां पहुंच गया, तो वो जो है एक तरीके से मतलब पूरे पानी को ही खराब कर देगा, पॉल्यूट कर देगा। भूजल में फ्लोराइड की घटना अक्षय और चट्टानों और तलछट से फ्लोराइड युक्त खनिजों के निरीक्षण के कारण होती है। जो चट्टानें होती हैं वो जब कटती रहती है, मतलब घिसती रहती हैं, तो पानी की जो है वहां से रिस करके जो मिक्स हो जाता है फ्लोराइड उसके अंदर, तो फिर वो जो है पॉल्यूटेड वाटर बन जाता है। मॉडरेट प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि डेवलपिंग एंड डेवलप नेशन के बीच में कितना डिफरेंस है, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं क्या था। मॉडरेट जो प्रोटोकॉल है इंटरनेशनल ट्रीटी है डिजाइन टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर, याद रखना ओजोन लेयर से रिलेटेड है। और जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है वो है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, है ना। और मॉडरेट प्रोटोकॉल क्या है, ये आपका ओजोन लेयर से रिलेटेड। पिछली बार तो यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि किस चीज से रिलेटेड है, तो ओजोन लेयर से रिलेटेड है। बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस सब्सटेंसेस दैट आर रिस्पांसिबल फॉर द ओजोन डिप्लेशन, इट वाज अग्रीड ऑन 16 सितंबर 1987, 1987 में इसको बनाया गया था, और लागू कब किया गया, 1989 में। कम इनटू फोर्स, लागू कब हुआ, ये लागू हुआ 1989 में। तो इसके 2 अलग अलग ईयर्स हैं, एग्जाम में याद रखना कि अगर ये पूछा जाए कि कब बनाया गया, कब इसको अग्री किया गया, कब इस पर सहमति हुई, 1987, और लागू कब हुआ, 1989। तो ये 2 अलग अलग ईयर्स हैं, जो भी एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चन है उस तरीके से आपको आंसर करना है। विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन था, अब आई डोंट नो कि एग्जैक्ट क्या था, बट स्टूडेंट्स ने मुझे बताया तो मैंने डाल दिया। आप कमेंट करके बताना अगर क्वेश्चन आया, अगर आपके दिमाग में आ जाए, तो अगर आपने एग्जाम में अपेयर किया था। बुद्धिज्म पे क्वेश्चन था, मद्रास यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। अभी ना देखने को ये मिल रहा है कि जैसे मद्रास यूनिवर्सिटी हो गई, कैलकाटा यूनिवर्सिटी हो गई, और बॉम्बे यूनिवर्सिटी होगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप ना थोड़ा सा बेसिक पढ़ लो इनके बारे में कि कब स्टैब्लिश हुए, किसने स्टैब्लिश किया, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कल भी थे क्वेश्चन, आज मॉर्निंग में भी शिफ्ट में थे, और इवनिंग में भी देखो मद्रास यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, रेशियो पे क्वेश्चन पूछा होता है, मैथ में मिक्सचर मिल्क एंड वाटर को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा होता है कि क्या रेशियो बनेगा, किस तरीके से। MICR OCR OMR से क्वेश्चन था ICT के अंदर, तो ये आपको पढ़ लेना है, जो बेसिक्स होंगे। फायरवॉल से क्वेश्चन था गाइस, फायरवॉल क्या होता है, इट इज ए कंप्यूटर सिस्टम दैट इज डिजाइन टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गेटिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट अथॉरिटी बट स्टिल अलाउज देम टू रिसीव इन्फॉर्मेशन दैट इज सेंड टू देम। मतलब हम इन्फॉर्मेशन तो सेंड कर सकते हैं, बट वो हमसे इन्फॉर्मेशन हमारी अथॉरिटी के बिना नहीं ले सकते। तो फायरवॉल एक तरीके से हमारे लिए रक्षा कवच होता है, जिससे जो हमें बचाता है अनवांटेड लोगों से, हैकर से कह सकते हो आप। तो ये इंटरनेट है, यहाँ पर पूरी पब्लिक बैठी हुई है, हैकर्स भी यहीं बैठे हुए हैं, ये चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर से डेटा चुरा ले, तो ये चुरा नहीं सकते क्योंकि फायरवॉल लगा हुआ है हमारे कंप्यूटर में, ये फायरवॉल है। तो जब तक हम इनको अलाउ नहीं करते तब तक ये चुरा नहीं सकते, और हम इनको इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये हमसे इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते जब तक हम अलाउ ना करें। हम अलाउ कर देंगे फिर तो ले पाएंगे। तो ऐसे ही मोबाइल फोन में होता है, अब तो कंप्यूटर में तो होता ही है। तो इस तरीके से जो चीजें काम करती हैं, प्राइवेट नेटवर्क हमारा प्राइवेट कंप्यूटर है, ये हमारे कंप्यूटर की फायरवॉल लगी हुई है। ये अटैकर्स हो गए जो हैक करना चाहते हैं, कोई अनवांटेड चीजें जो है जानना चाहते हैं, तो इस तरीके से जो है फायरवॉल हमारी हेल्प करता है।
वाईफाई से रिलेटेड गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में। वाईफाई इज ए फैमिली ऑफ वायरलेस नेटवर्क प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन द IEEE 802.11 family of standards which are commonly used for local area network। मतलब लोकल के लिए यूज होता है, घर घर में वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग एक दूसरे से, वाइड रेंज में नहीं होता है इसका यूज। और अलाउिंग नियर बाय डिजिटल डिवाइसेस टू एक्सचेंज डेटा बाय रेडियो वेव्स। याद रखना वाईफाई के अंदर रेडियो वेव्स का यूज करके चीजों को जो है किया जाता है। और इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है। अगर आप अच्छे बच्चे हो तो जरूर कमेंट करोगे, सब लोग कमेंट करके बताएं। इससे अगर आपको पता है तो आप तो अच्छी बात है, नहीं तो गूगल करके कमेंट करके बताओ, लेकिन कमेंट जरूर करके जाना। कमेंट करना है सभी स्टूडेंट्स को, जो भी यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं सब कमेंट करके बताएं कि वाईफाई जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है। और अगर और भी करना चाहते हो कमेंट तो कर देना कि इसको पहली बार किसने चलाया, मतलब किसने इन्वेंट किया, कब स्टार्ट किया गया वाईफाई, तो ये चीज जरूर कमेंट करके बताएं। इनफैक्ट आपको जो फुल फॉर्म है वो तो करनी ही करनी है ना। वाइस चांसलर का सिलेक्शन प्रोसेस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 जो रेगुलेशन बनाई यूजीसी ने, वीसी ऑफ ए यूनिवर्सिटी इन जनरल इज अपॉइंटेड बाय द विजिटर और चांसलर from a panel of 3 to 5 names recommended by the duly constituted research cum selection committee। तो हर एक यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन कमेटी होती है और वो सर्च भी करते हैं भाई किसको हमें बनाना चाहिए वाइस चांसलर। देन वो नाम रिकमेंड करते हैं, किसको वो रिकमेंड करेंगे, नाम वो खुद नहीं बनाते, नाम रिकमेंड करते हैं विजिटर को और चांसलर को, भी आप जो है बना दो। अब ये विजिटर चांसलर कौन होते हैं, तो यहां पर जो विजिटर इज एम्पावर्ड टू कॉल फॉर सेट ऑफ फ्रेश नेम्स इन केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद द गिवन पैनल। जनरली जो विजिटर होते हैं ये आपके गवर्नर हो सकते हैं, स्टेट के गवर्नर होते हैं, या फिर आपके वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर एनी अदर नेम जो यूजीसी ने अगर किसी को भेजा है वहां पर एज ए विजिटर तो वो हो सकता है, ठीक है। सो ये है, अगर विजिटर सेटिस्फाइड नहीं है, उन्हें लगता है कि भाई ये तो आप अपने बाइस्ड नेम दे रहे हो, मतलब अपने ही बंदों का नाम दे रहे हो, कोई ढंग का बंदा लेकर के आओ जिसको हम बनाए वाइस चांसलर, तो वो इस नाम को एबॉलिश करके एक नए नाम की लिस्ट भी मांग सकते हैं कि कुछ नए नाम लेकर के आओ, इसमें हमें कोई पसंद नहीं आ रहा। सो इन इंडियन यूनिवर्सिटीज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, याद रखना जो इंडिया का प्रेसिडेंट होता है, हाँ सॉरी वाइस प्रेसिडेंट नहीं, वो जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी बात कर रहा था मैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक्स ऑफिशियो विजिटर होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के। जो गवर्नर होते हैं स्टेट के ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स इज द चांसलर ऑफ ऑल द स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं स्टेट गवर्नमेंट के जो अंडर आती हैं वो गवर्नर के जो है वहाँ के विजिटर या फिर चांसलर होते हैं। और जो हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया की, वहाँ पर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो हमारे एक्स ऑफिशियो विजिटर होते हैं। तो जनरली ये लोग जो है अपॉइंट कर सकते हैं वाइस चांसलर को। तो इस तरीके का प्रोसेस होता है। और टेन्योर कितना रहता है इनका, टेन्योर जो है 3 साल का टेन्योर रहता है वाइस चांसलर का किसी भी यूनिवर्सिटी में, बट उसको बढ़ाया जा सकता है ना, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है फॉर 1 मोर टेन्योर, मतलब 3 + 3 6 साल तक का जो है उनका कार्यक्रम हो सकता है एक यूनिवर्सिटी में। जनरली 3 साल का ही रहता है बट उसको बढ़ा के 6 साल भी किया जा सकता है। इनफॉर्मल पॉलिसीज पे इस क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इनफॉर्मल पॉलिसीज से रिलेटेड मैंने आपको करवाई हुई क्लास नंबर 14 है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। इस सीरीज का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। मैं बार बार इस टॉपिक पे क्वेश्चन बन रहे हैं, पढ़ लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इजी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है विद एग्जांपल। तो छोटी सी क्लास है, 26 मिनट की, आपकी रिवीजन ही हो जाएगी। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो दोबारा से क्लास देख लेना, डेफिनेटली इससे आपको एडवांटेज मिलेगा। पियर्सन कोएफिशिएंट पे क्वेश्चन था, स्टेट से क्वेश्चन डाल दिया था इस तरीके का। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कल्चरल कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में मैचिंग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ था। क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन एवरग्रीन टॉपिक बन गया है, इस पर तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो अगेन मैं आपको रिकमेंड करूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की क्लास नंबर 16 आप जरूर देखें। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीवाईक्यू सीरीज की जो है हमारी जो सीरीज है, जो कि इसी चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। इसका एपिसोड 6 जो है वो इसी टॉपिक को मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस भी करवाई थी, तो आप उस क्लास को भी देख सकते हो ताकि इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ग्लोबल वार्मिंग जो कि मैंने आपको बताया, मॉनिटरी प्रोटोकॉल। प्रॉफिट एंड लॉस जो है इस पे क्वेश्चन था। डीआई मिसिंग बट सिंपल क्वेश्चन था। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट पे क्वेश्चन था। एंड टीचिंग एड से रिलेटेड था। ओवरऑल जो पेपर था थोड़ा सा लेंथी बताया, स्टूडेंट्स ने पेपर थोड़ा लेंथी बनाया और कंसेप्चुअल है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आंसर कर पाएंगे, और अदरवाइज आप रट्टा मारने वाले बच्चे जो है वो आंसर नहीं कर पाएंगे। तो गाइस देखो, अब जो पेपर हो रहे हैं ऑलरेडी हो चुके हैं, कुछ पेपर होने बाकी हैं। जैसा भी था हो गया पेपर, अब या फिर अच्छी तैयारी नहीं कर पाए इस बार कोई बात नहीं, लेकिन जून की तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दो। क्योंकि होता क्या है कि जब आप सिलेबस टाइम से फिनिश करते हो तब आपके पास रिवीजन का प्रॉपर टाइम मिलता है, और जब आप रिवीजन कर लेते हो तब फिर आप उसके बाद आपके पास प्रैक्टिस का टाइम मिलता है कि प्रैक्टिस कर पाते हो मल्टीपल टाइम। और देन जब आप
कंप्लीट कोर्स पढ़ लोगे, रिवीजन कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब तो एग्जाम क्रैक हो ही जाएगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करने का बस यही फॉर्मूला है कि टाइम से चीजें करो। जब आप चीजें टाइम से करोगे तो डेफिनेटली वहां से आपको एडवांटेज मिलेगा। तो गाइस इन चीजों को ध्यान में रख करके एग्जाम टारगेटेड हम आपको स्टडी करवाएंगे फॉर जून 2024। तो आप पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। जो न्यू सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे, कंप्लीटली अपडेटेड पढ़ाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में आपको मिलेंगे। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप अभी इनरोल करते हो तो ये जो मॉक टेस्ट है फ्री दिए जा रहे हैं आपको कोर्सेज के अंदर, और पीडीएफ नोट्स रहेंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओगे, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, आपकी चॉइस है। सो गाइस कैसे ज्वाइन करना है, अभी हमारी जो एंड्रॉइड ऐप है वो अंडर डेवलपमेंट है, वैसे उसका लिंक भी दे दूंगा जैसे अवेलेबल हो जाएगी। फिलहाल हमारी वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में, वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो आप। अगर आप iOS यूजर हो तो आपके लिए ऐप अवेलेबल है, उसको आप इंस्टॉल करके ज्वाइन कर सकते हो। ये था आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस, आई होप आपको समझ में आ गया है। इस वीडियो में इतना गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।